तो हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिज में हमारा पहला टॉपिक होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आज अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वो ज्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, यही मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था। पहला होता है सिस्टर्न, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये मेरा सिस्टर्न कहलाता है। दूसरा होता है मेरा ट्यूब्यूल्स, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये ट्यूब्यूल्स कहलाएगा। और ये जो सर्कुलर पोर्शन नजर आ रहा है वो मेरा क्या कहलाता है, वेसिकल्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। फिर जैसे कि हम यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सेल के अराउंड होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो अच्छे से अगर हम देखें तो ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक साइड किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। मतलब इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। और वहीं अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा एंड की बात करें तो वो किससे कनेक्टेड है, इस साइड क्या कनेक्टेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक साइड न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, दूसरा साइड किससे कनेक्टेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। साथ ही साथ ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका कितना कंपोनेंट्स है, तीन कंपोनेंट है, सिस्टर्न, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। ये दो बात अभी हम आप लोगों को बताएं, इसी को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। वन एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है एक साइड। तो ये हम देख सकते हैं, ये साइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो किससे कनेक्टेड है, न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। साथ ही साथ अनदर एंड इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्टेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो ये तो हम समझ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या लोकेशन है। ठीक है, अब साथ ही साथ इसका तीन कंपोनेंट होता है, एक सिस्टर्न होता है, वेसिकल होता है, ट्यूब्यूल्स होता है। आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा को बोलते हैं हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि इसका जो सरफेस है उस पर क्या अटैच होता है, राइबोसोम्स अटैच होता है। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप अच्छे से विजिबल होगा, छोटा 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 कोई पोर्शन अटैच है, जिसकी वजह से ये सरफेस हमको क्या नजर आ रहा है, रफ नजर आ रहा है। ये जो छोटा 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 कुछ और नहीं बल्कि क्या है, राइबोसोम्स है। वही अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी वजह से ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या अपीयर हो रहा है, रफ अपीयर हो रहा है। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है, दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ओवर देयर बॉडी। उसके बॉडी पे क्या अटैच्ड होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्या नजर आता है, रफ नजर आता है माइक्रोस्कोप पे। तो हम देख के भी समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ अटैच्ड है, राइबोसोम्स अटैच्ड है, जिसकी वजह से ये जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या अपीयर हो रहा है, रफ अपीयर हो रहा है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। मतलब कि इनडायरेक्टली बोले तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है मेरा कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो बात अभी तक हम लोग देखे हैं। पहला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होता है। दूसरा चीज हम देखें कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अटैच था, राइबोसोम्स अटैच था, इसलिए वो क्या नजर आ रहा था, रफ नजर आ रहा था। मगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है बॉडी में, इसलिए वो क्या होता है, उसका सरफेस स्मूथ होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दे डोंट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ओवर देयर बॉडी। उसके बॉडी पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या नजर आता है, स्मूथ नजर आता है। अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है, उसमें अगर हम कोई चीज चिपका देंगे तो वो रफ नजर आएगा, लेकिन अगर वही सरफेस को प्लेन छोड़ देंगे तो वो क्या नजर आएगा, स्मूथ नजर आएगा। तो पहला पॉइंट में हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करना, जो कि सेल फंक्शन के लिए जरूरी है। तो दूसरे दो पॉइंट अभी हम पढ़े हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहला देखें कि उसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्मूथ नजर आता है। दूसरा फंक्शन हम लोग ये देखें कि फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारा कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है,
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स, मतलब कि पॉइजन और ड्रग्स का भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब कि एक तरह से देखा जाए ना तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स में भी कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बातें थे, वो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन देखने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग का पहला फंक्शन क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता क्या है, तब हम लोग जानेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब कुछ और नहीं बल्कि न्यू सेल का सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, मतलब न्यू सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है उसी को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो एक चीज समझिए, अच्छे से समझ सकते हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड। न्यू सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होता है किसकी मदद से, लिपिड्स एंड प्रोटीन की मदद से, जो कहां पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इसी बात को हम लोग तोड़ के एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू सेल मेम्ब्रेन का बनना, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यू सेल मेम्ब्रेन का बनना। और न्यू सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, लिपिड एंड प्रोटीन से। और जो लिपिड एंड प्रोटीन है वो मेरा कहां पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब कि अगर अच्छे से हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे तीन बात बताया गया। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, और सेल मेम्ब्रेन किसकी मदद से होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन की मदद से बनता है। और लिपिड एंड प्रोटीन कहां पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प इनडायरेक्टली कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, जिसकी मदद से न्यू सेल मेम्ब्रेन बन रहा है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ना हेल्प कर रहा है। तो यही इनडायरेक्टली कहा गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ सेल के अंदर जो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी कौन हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे सेल है तो सेल के अंदर कोई भी चीज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें भी हेल्प कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। वही चीज लिखा हुआ लाइन में लाइन पढ़ सकते हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द सेल हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के बीच में मूवमेंट में भी हेल्प कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मतलब कि अदर सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही हमारा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज ज्यादा कुछ हम लोग तो नहीं पढ़े, हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि हम लोग ये देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन कहाँ है। एक एंड न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसका तीन कंपोनेंट था, सिस्टम, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। फिर हम लोग देखें जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका दो कंपोनेंट है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दो टाइप। दोनों के बारे में देखें, रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होता है। स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होता। रफ का काम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स में हेल्प करता है। फिर हम लोग फंक्शन देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ अदर सेल ऑर्गेनेल्स बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। उम्मीद करते हैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी लगता है नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।